हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट वाज इमरजेंसी यानी आपातकाल। भारत में आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य में आपातकाल और एक होता है तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों को डिटेल से देखेंगे। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जैसे वो एक अलग नाम होता है जिसे हम जानते हैं और एक होता है जो संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम उन तीनों नामों को पहले क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, ठीक है, क्या सुना है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। जबकि संविधान में ये शब्द का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल नामक शब्द का। इसे कहते हैं आपात की उद्घोषणा, ठीक है, आपात की उद्घोषणा, ठीक है। ये आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल यानी कि आपात की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपात की उद्घोषणा शब्द आपको इसीलिए बताया है क्योंकि संविधान में वर्णित शब्द है ये। एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसी नाम से पूछेगा, ठीक है। वैसे ही लेकिन आगे अगर हम यूज करेंगे तो हम राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का ही यूज करेंगे, ठीक है, फॉर इजी बनाने के लिए। तो और राज्य में आपातकाल या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन के नाम से भी हम जानते हैं। राष्ट्रपति शासन की मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ऐसे न्यूज में आते रहता है, ठीक है। लेकिन असल में उसका शब्द होता है संवैधानिक शब्द, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। इसका मतलब यह है कि कोई राज्य में अगर वहां की सरकार काम नहीं कर रही है या फिर केंद्र के आदेशों की अवहेलना कर रही है तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहां का शासन करते हैं। ये आर्टिकल 356 में है, ठीक है। आगे हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे ही जो वित्तीय आपातकाल है इसे संविधान में भी वित्तीय आपातकाल ही कहा गया है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल याद रखना है। आर्टिकल 352 यानी 352, 356 और 360 ये तीन आर्टिकल आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने चाहिए और इसके अंदर के जो मेन आर्टिकल्स हैं वो इस वीडियो में हम सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। वित्तीय आपातकाल, आगे देखते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यानी आपात की उद्घोषणा कहा जाता है, ठीक है। इसके तीन कारण से इसकी घोषणा हो सकती है, मतलब तीन ऐसे कारण हैं जिससे इनकी घोषणा हो सकती है। या तो फिर युद्ध हो, या तो देश युद्ध की स्थिति में आ जाए, या तो कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, जैसे कोई दूसरा देश अगर हम पे आक्रमण कर देता है या फिर कोई मतलब दूसरे देश या आतंकवादी को आक्रमण हो जाता है तो सबकी सेफ्टी के लिए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, ठीक है, आपात की उद्घोषणा की जाती है। और तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। पहले इसकी जगह ना आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, ठीक है, संविधान में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को एकदम स्पेसिफाई कर दिया गया क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द का बहुत ही मिसयूज हुआ था, ठीक है, मिसयूज हुआ था ही बोलना चाहिए, जिसके कारण आपातकाल लगाया जा चुका है भारत में। तो इस शब्द का वापस मिसयूज ना हो करके 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या कर दिया था, सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द का यूज कर दिया था। मतलब शस्त्रों से अगर विद्रोह हो रहा है भारत में तो सबकी सेफ्टी के लिए नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। और इसके बाद देखते हैं इसकी घोषणा कैसे होती है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रपति यह उद्घोषणा करते हैं, याद रखना है अच्छे से, ठीक है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी आवश्यक है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करते हैं। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है, मंत्रिमंडल और लिखित सलाह को। जैसे उद्घोषणा होता है ना, तो जैसे राष्ट्रपति जी उद्घोषणा कर दिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से, जैसे आज उद्घोषणा हुआ, तो 1 माह के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। दोनों सदनों से यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा से इसका विशेष अनुमोदन होना आवश्यक, मतलब इसको पास कराना आवश्यक है विशेष बहुमत से, ठीक है। विशेष बहुमत से दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराएंगे और अगर वो सत्र में नहीं है तो इसकी कंडीशन हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले इसमें क्या था, 42वें मतलब जब तक 44वें संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ था तब तक
पहले इसमें था कि 2 माह में साधारण बहुमत, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 1 माह में दोनों सदनों से क्या कराना है, विशेष बहुमत से इसे पास कराना है, ठीक है। एक बार में ये 6 माह तक लागू रह सकता है। जैसे अगर हम एक बार पास करा लिए, विशेष बहुमत से हम पास करा लेते हैं, तो वो 6 माह तक निर्विरोध रूप से लागू रहेगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ाने के लिए फिर से विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। अगर हम 6 महीने से और आगे नेशनल इमरजेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, आपात की उद्घोषणा को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसे पास कराना पड़ेगा, ठीक है। एक माह के लिए, एक बार के लिए इसे 6 माह तक, एक बार पास हो गया तो फिर से 6 माह तक आगे चलेगा ये। अब देखते हैं आपात की समाप्ति कैसे होती है। आपात की समाप्ति कभी भी हो सकती है, ठीक है। आपात उद्घोषणा को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त कर सकती है। लोकसभा क्या करेगी, साधारण बहुमत से पारित करके इसे समाप्त कर सकेगी। याद रखना है, लागू रखने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, ठीक है। लागू रखने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, और अगर समाप्त करना है तो साधारण बहुमत काफी है, ठीक है। अगर आपको विशेष बहुमत और साधारण बहुमत में डाउट है तो हम इसे एक अगले वीडियो में, छोटे से वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, एक एक दहाई सदस्य यानी लोकसभा के एक दहाई सदस्य कोरम हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को आग्रह करेंगे, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, 14 दिन के भीतर लोकसभा का सत्र बुलाएंगे और फिर साधारण बहुमत से इसे निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आपात की उद्घोषणा को समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसके दौरान क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला आता है विधायी प्रभाव, ठीक है। राज्यों की विधायी शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये कानून राष्ट्रीय आपात की समाप्ति होने के बाद भी 6 माह तक लागू रहेंगे। याद रखना है, विधायी प्रभाव में क्या है, जो राज्य है उसकी जितनी भी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। और वो शक्तियां किसे मिल जाती है, संसद को मिल जाती है। और संसद राज्य सूची के विषयों में भी कानून बना सकती है। और ये अगर आपातकाल समाप्त भी हो जाता है तो इसके 6 माह तक लागू रहेगा। कार्यपालिकाई प्रभाव देखते हैं। कार्यपालिकाई, संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देती है। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद और ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, और जो मंत्री परिषद होती है वो अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होती है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका क्या करेगी, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देगी। ये निर्देश राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वित्तीय प्रभाव। तो वित्तीय प्रभाव क्या है, केंद्र सरकार करों में राज्य सरकार को दिए जाने वाले हिस्से में कटौती कर सकती है, ठीक है। जो राज्यों को अनुदान देती है, मतलब केंद्र सरकार क्या करती है, अपने कर का कुछ हिस्सा राज्यों को अनुदान में देती है, वैसे ही उसमें कटौती कर सकती है, ठीक है। और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को भी रोका जा सकता है, मतलब जो कर का हिस्सा देती है राज्यों को, उसमें भी कटौती की जा सकती है और अनुदान को रोका भी जा सकता है। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकती है, ठीक है। और लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव है, लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है आपात की स्थिति में, क्योंकि इलेक्शन हो नहीं सकते। आपातकाल के समाप्त होने के बाद यह अवधि मैक्सिमम 6 माह हो सकती है, और आपातकाल जैसे ही समाप्त होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है। मतलब 6 माह तक लोकसभा का कार्यकाल बना रहेगा, क्योंकि 6 माह के भीतर क्या होता है, इलेक्शन करवाना आवश्यक होता है। अब देखते हैं मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए, ये पढ़ने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव है। ये ना एग्जाम में कट टू पूछते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट पूछ लेता है। दो आर्टिकल याद रखने मूल अधिकारों से रिलेटेड, मूल अधिकारों से 358 359, ठीक है। 358 359 हमने मौलिक अधिकारों के टाइम भी पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति आती है, तो वो अनुच्छेद 358 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन होता है, वो भी यही आवश्यक। जैसे 358 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होते ही अनुच्छेद 19 मतलब विशेष आदेश आवश्यक नहीं होता, अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, ठीक है, संघ नहीं बना सकते, ये सब अधिकार
समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो समाप्त हो जाता है। और आर्टिकल 359 क्या कहता है, राष्ट्रपति के विशेष आदेश से अन्य मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, 358 ये कहता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ये अपने आप ही निरस्त माना जाएगा, जबकि जो अन्य मौलिक अधिकार हैं वो 359 के तहत राष्ट्रपति विशेष आदेश से बाकी को भी क्या कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, 1962 में लागू किया गया था, जो 1968 तक चला। और दूसरा आपातकाल 1971 में लगा था। ठीक है, और फिर तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में। 1975 में जो आपातकाल लगा था, इसी टाइम मिसयूज हुआ था किस चीज का, आंतरिक अशांति शब्द का। ठीक है, फिर जो 1971 वाला आपातकाल था, और ये दोनों आपातकाल 1971 और 1975 वाला, ये दोनों को 1977 में यानी 1977 में एक साथ समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी क्षेत्र विशेष में भी लागू किया जा सकता है। याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल हम पूरे देश में न लगाकर एक क्षेत्र विशेष में भी लागू कर सकते हैं। और लोकसभा के कार्यकाल को एक बार बढ़ाया जा चुका है इसके कारण 1967 में। ठीक है, जब 1962 में आपातकाल लगा था, युद्ध की स्थिति के कारण आपातकाल लगा था। ठीक है, याद रखना युद्ध की स्थिति के कारण लगा था। और तब 1967 से 68 में एक बार जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा चुका है। ऐसा पूछ सकता है कि अगर आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, तो फिर ये कब बढ़ाया गया, तो 1967 टू 68 तक बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल। फिर इसके समाप्त होते ही 68 में जब आपातकाल समाप्त हुआ था, तो इसके 6 माह के अंदर इलेक्शंस करवा लिए गए थे और फिर नई सरकार चुन के गई थी। ठीक है, अब देखते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो इसे हम क्या शब्द यूज करते हैं, मतलब संविधान में कौन सा शब्द है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। ठीक है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना शब्द का उल्लेख है। ठीक है, संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके 2 आधार माने गए हैं। 2 आधार कौन कौन से हैं, यदि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो अनुच्छेद 366 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और ये लिखा है 366 अनुच्छेद में लिखा गया है कि यदि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना माना जाएगा। फिर क्या कहता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर सकती है, तो फिर क्या होगा, 365 के अनुसार ये कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर सकते, तो राज्य में क्या होगी, संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा। ठीक है, एक तो संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, एक तो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही। ठीक है, तो आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह सभी राज्यों को आंतरिक व बाह्य संकट से सुरक्षा प्रदान करे, आंतरिक और बाह्य संकट से सुरक्षा प्रदान करे। अतः अनुच्छेद 355 में ही केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने ताकि बाह्य संकट से बचाया जा सके। ठीक है, 355 ये कहता है कि जो केंद्र है उसका दायित्व है कि वो राज्यों की आंतरिक और बाह्य रूप से रक्षा करे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो 355 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है ताकि राज्य को आंतरिक संकट से बचाव हो सके। ठीक है, आपातकाल को लागू करने की शक्ति केंद्र को राज्यों की रक्षा के लिए दी गई है, न कि राज्यों को कमजोर करने के लिए। याद रखना है, आपातकाल को लागू करने की शक्ति यानी संवैधानिक तंत्र विफल माने जाने की शक्ति जो केंद्र को प्राप्त है वो राज्यों की रक्षा के लिए दी गई है संविधान द्वारा, न कि राज्यों को कमजोर करने के लिए दी गई है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है, मतलब राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं मंत्री परिषद की सलाह से। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह से, और 2 माह में संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पास कराना है। देखिए 1+2+2 करके आपको याद रखना है। ठीक है, 1+2+2 विशेष साधारण साधारण। ठीक है,
राष्ट्रीय आपातकाल में हमने क्या पढ़ा था, 1 माह में विशेष बहुमत, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 माह में साधारण बहुमत, और वित्तीय आपातकाल में भी यही कंडीशन आएगा, 2 माह में साधारण बहुमत, ठीक है। इसीलिए 1+2+2 ये मूल मंत्र है आपातकाल को याद रखने का, ठीक है, क्योंकि अधिकतर ये विशेष साधारण में ही एग्जाम में क्या करता है, कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो 2 माह में संसद के दोनों सदनों की से इस उद्घोषणा को क्या कराना है, साधारण बहुमत से अनुमोदन कराना है, और दोनों सदन अनुमोदन कर देते हैं तो ये 6 माह तक लागू रहता है, 6 माह तक लागू रहता है, ठीक है। 6 माह के बाद पुनः इसका अनुमोदन करना होगा, ये फिर से 1 वर्ष तक लागू रहेगा। इसे 1 वर्ष से अधिक निम्नलिखित 2 कारणों से ही बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी हो, यदि चुनाव आयोग यह सिफारिश करे कि राज्यों में चुनाव नहीं करवाए जा रहे, ठीक है, नहीं कराए जा सकते, यदि 2 कंडीशन है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 3 वर्ष बढ़ाया जाना है, ठीक है। एक बार के लिए 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अगर हो रही है तो फिर ये आगे भी बढ़ाया जाएगा, और अगर चुनाव आयोग ये बता दे कि उस राज्य में अभी इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है तो भी इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और किसी भी दशा में ये जो अवधि है ये 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव देखते हैं। प्रभाव आता है एग्जाम में। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका को भंग कर दिया जाता है, मतलब राज्य में जो मंत्री परिषद है वो फिर मंत्री परिषद भंग हो जाता है, ठीक है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति संघों को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यपालिका का संचालन करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधानमंडल को भंग कर दिया जाता है। अब राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाएगी, ठीक है। अब एक आया था एसआर बोम्मईवाद, ठीक है। इससे पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ना कुछ कुछ ऐसे फैसले कोर्ट लेती है समय समय पे जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान की व्याख्या करते हैं, ठीक है। संविधान में किसी वर्ड का मिसयूज हो रहा है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार हमने पढ़ा है किसे है, हाई कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। तो एसआर बोम्मईवाद 1994 में आया था, जिसमें अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए गए। 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में यूज किया जाना चाहिए, इसमें कहा गया था, ठीक है। 356 यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रयोग अंतिम रूप से विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। यदि राज्य में सही मायने में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ हो तभी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करनी चाहिए। संवैधानिक तंत्र विफल होने का स्पष्ट और तथ्यात्मक प्रमाण होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाने का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। जब तक संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं करती है तब तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो इसे अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, ठीक है। अगर अनुमोदन नहीं हो रहा है तो तब जब तक अनुमोदन नहीं होता तब तक राज्य में विधानसभा विधायिका भंग नहीं होती है, ठीक है। यदि न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, अर्थात यदि न्यायालय राष्ट्रपति शासन लगाने को अनुचित मानता है, इसके कारणों को सही नहीं मानता है, तो वह मंत्री परिषद और विधानसभा को पुनर्स्थापित कर सकता है। यदि लोकसभा के आम चुनावों में किसी अन्य दल की जीत हुई है तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। न्यायालय ने माना, देखिए बीजेपी क्या करती थी 1992 में 7 राज्यों में क्या क्या की थी, आपातकाल लगा दी थी, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दी थी। लेकिन बोम्मईवाद में ये माना गया कि 1992 में राष्ट्रपति शासन लगाना सही था, ठीक है, क्योंकि सरकारें धर्मनिरपेक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही थी तथा पंथ निरपेक्षता संविधान की बुनियादी ढांचा है। जैसे कुछ 7 राज्यों में जिन में राष्ट्रपति शासन लगा था उनमें धर्म विरोधी कई नारे लगाए जा रहे थे, उसके हिसाब से मतलब अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए धर्म विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, ठीक है। और हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान का बुनियादी ढांचा है, याद रखना है। किसी भी राज्य में अगर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग दुर्भावना से नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात यदि राज्य में विरोधी दल की सरकार है इस कारण का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब तक सर्वाधिक बार देखना है, 10 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है मणिपुर में, और दूसरा तो यूपी में 9 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। इसका सबसे पहला प्रयोग पंजाब में हुआ था और ये 3 साल से ज्यादा मतलब सबसे पहला प्रयोग पंजाब में हुआ था और यही वो जगह है पंजाब ही जहाँ पे सबसे लंबा आपातकाल चला था, 3 साल।
358 क्या कहता है? 358 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है, विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है, इसे हमने पढ़ा है। 359 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? विशेष आदेश देकर अन्य जो मूल अधिकार है इनको भी निलंबित कर सकते हैं। अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? इसकी घोषणा की जाती है, आर्थिक संकट की स्थिति, और इसकी घोषणा हमने पढ़ा है राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, 2 माह में साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कराना आवश्यक है। हमने 1+2+2 का कोड पढ़ा हुआ है, ठीक है। 1+2+2 विशेष साधारण साधारण, ठीक है, विशेष साधारण साधारण, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह में विशेष बहुमत, वैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन में 2 माह में साधारण बहुमत और वित्तीय आपातकाल में भी 2 माह में साधारण बहुमत। यह अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? केंद्रीय करों में राज्यों को दी जाने वाले हिस्से में कटौती की जा सकती है, अनुदानों में कटौती की जा सकती है, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिनके वेतन संचित निधि पर भारित है उनमें भी कटौती की जा सकती है। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति, न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सबका अगर वेतन भत्ता पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है कि संचित निधि पर भारित है, अर्थात वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त इनके वेतन या भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। तो यही वो कंडीशन है। वित्तीय आपातकाल लगा मतलब संचित निधि पर भारित जिनके सैलरी भी है उनकी सैलरी में भी हम क्या कर सकते हैं? कटौती कर सकते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकती है। अभी तक एक बार भी भारत का सौभाग्य रहा है कि वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है, ठीक है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं हुई है। 348 का कहता है 348 ये कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ये थोड़ा अलग अलग हो गया। तो क्लास यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से कोई भी चीज समझ में आएगा, ठीक है। प्रॉपर इसमें चैप्टर सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज शेयर